भूख लगी है मेरे बेटे को, फीड करवाओ उसे। वो गुस्से से उसे देखते हुए सख्त लहजे में बोला, जिस पर सारा का दिल सुकड़ कर रह गया। जी। वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा है फीड करवाओ उसे। वो दोबारा अपने अल्फाज दोहराते हुए बोला, जबकि सारा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। आपको शर्म नहीं आती? उसे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर वो लड़खड़ाई आवाज में बोली, बीवी से कैसी शर्म? करा रही हो या मैं मदद करूं? इस बार वो गुस्से से बोला, जिस पर वो रूहान सी हो गई। मैं कैसे? वो वाकई परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फीड करवाए। क्या मतलब कैसे? हाथों से? वो उसके तासुरात देखकर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। उसके मासूम तासुरात देखकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था, मगर वो उसे इतनी जल्दी माफ करने का इरादा नहीं रखता था। मैं मतलब कैसे फीड? वो अब भी उलझन में थी, अपनी बात समझाने से कासिर। क्या अब तुम मेरे बेटे को एक फीड भी नहीं करवा सकती? तो फिर हो किसके लिए यहाँ पर? हाँ। इस बार वो दरिश्तगी से बोला, जिस पर वो सहमे हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू पल में बहने लगे और उसके आंसू देखकर वो कुछ नरम पड़ गया। वो जोया। जोया कमरे में नहीं है। वो हाँफती हुई आवाज में उन्हें बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बात सुनकर वो बिल्कुल साकित रह गई। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप रुकिए, मैं खुद देख कर आती हूँ। वो ये कहते हुए कमरे की तरफ जाने लगी तो उन्होंने लपक कर उनका बाजू थाम लिया। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वो वाकई ही जा चुकी है। वो रोते हुए अपनी इज्जत लुट जाने का खौफ से पागल हुई जा रही थी। इसी दौरान साकिब जतोई को अंदर बुलाया गया और वो सब वहां इकट्ठे हो गए। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। खुदा के लिए हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। साकिब जतोई अपनी बेटी की इस हरकत के बाद टूटे हुए हौसले और ढहे हुए कंधों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, तो उन्होंने फौरन उन्हें टोक दिया। ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर बारात यूं ही वापस चली गई तो हमारी भी बहुत बेइज्जती होगी और आप लोगों की भी रुसवाई होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जोया की जगह सारा का रिश्ता हमें दे दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें इस बार मायूस नहीं करेंगे। वो अपनी बात कहकर उनके जवाब का इंतजार करने लगी, जबकि असमारा जतोई ने घबराकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। नहीं अकील, अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है। वो इन्हें रोकना चाहती थी, मगर अकील साहब ने इसी वक्त अपनी रजामंदी दे दी और निकाह की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। ये क्या घटिया प्रोजेक्ट है? क्या इतने दिन से मेहनत सिर्फ इस काम के लिए की जा रही थी? क्या यही सब देखने के लिए मैंने एक हफ्ता इंतजार किया था? वो अपने सामने मेज पर रखी फाइल्स को घूरते हुए गुस्से से चिल्ला रहा था, जबकि वहां मौजूद तमाम वर्कर्स अपनी मौत का मंजर सामने देखते हुए सिर झुकाए खामोशी से खड़े थे। उठाए इसे मेरे आगे से, और मुझे हर हाल में 2 दिन के अंदर ये फाइल दोबारा मुकम्मल चाहिए, वरना आप सब अपना दूसरा इंतजाम कर सकते हैं। वो अपने सपाट और सर्द लहजे में उन सबके छुप छक्के छुड़ा चुका था। अपनी जगह से उठा और अपनी कुर्सी के पुश से कोट उठाकर कंधे पर फेंकता हुआ अपनी मखसूस करूर चाल के साथ वहां से निकल गया, जबकि उसके जाते ही सबने अपने हलक में अटकी हुई सांसें बहाल गई थी। आह, मुझे तो लगता है कि सर को कोई दिमागी मसला है। भला 2 दिन में ये सब दोबारा कैसे तैयार हो सकता है? उनके जाने के बाद एहसन ने गहरी और लंबी सांस लेते हुए शदीद परेशानी से कहा, जिस पर शफकत साहब ने उसे तंबीह करती नजरों से देखा। याद रखो कि 2 दिन का मतलब सिर्फ 2 दिन ही है, वरना सर ने जो कहा है वो उसे सच में करके भी दिखाएंगे। वो इसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाने लगे, मगर एहसन अब भी उनकी बात को महज एक धमकी ही समझ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वो अभी अभी ऑफिस से घर वापस आया था और लाउंज में बैठी जकिया खातून को देखकर फौरन उनकी तरफ कदम बढ़ा गया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आज इतनी जल्दी घर आ गए? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोसा लेते हुए पूछा।
जिस पर उसने अपना सर अकीदत से झुका लिया। बस आपकी याद सता रही थी। वो हंसते हुए उन्हें मक्खर लगाने लगा, तो उसकी बात पर वो शिकवा करना नजरों से उसे देखने लगी। माँ को तो तुम दिन ब दिन भूलते ही जा रहे हो, उन्होंने थोड़ी खफगी से कहा, तो वो सोफे की पुश्त पर सर गिराते हुए एक ठंडी आह भरकर रह गया। नहीं यार मामा, मैं आपको नहीं भूल रहा, बस आजकल काम का बोझ बहुत ज्यादा है। वो उन्हें अपनी मसरूफ रूटीन से वाकिफ करने लगा, जबकि वो जवाब में बहस मुंह फुसौड़ कर रहेगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मुलाजमा हाँफती हुई भागती हुई उनकी तरफ आई। बीबी जी, बड़े साहब जल्दी चलिए, क्योंकि अजहान बाबा को मलीहा ने नीचे गिरा दिया है। मुलाजमा की जुबान से अजहान का नाम सुनते ही वो पागलों की तरह भागता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ा, जहां सामने ही एक लड़की उसे सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इधर पकड़ाओ मेरा बेटा। वो इस तक पहुंचते ही बेहद गुस्से से गुर्राया, तो उसकी दहशत से लड़की का सांस खुश्क हो गया और वो बमुश्किल अपना सांस बहाल कर सकी। कहाँ मर गई थी तुम, और मेरा बेटा नीचे कैसे गिरा? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या मैं तुम्हें इसी बात के पैसे देता हूँ? वो बेहद गुस्से में चीख रहा था, जबकि उसकी आवाज सुनकर मलीहा थर थर कांप रही थी। सॉरी सर, मैंने जानबूझकर, वो अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। दफा हो जाओ यहाँ से। जब तुमसे 4 माह का एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा, तो मैं तुम्हें उसे रुलाने के पैसे देता हूँ। उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, क्योंकि अजहान के आंसू बराह रास्त उसके सीने पर गिर रहे थे। सर, एक चांस मजीद दे दे, प्लीज सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो गिड़गिड़ाते हुए एक मौका मांग रही थी, मगर उसकी इल्तिजा पर उसने सख्ती से नफी में सर हिला दिया। मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ, वरना मेरे वजूद के हिस्से को तकलीफ देने के जुर्म में तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देता। वो उसकी ढटाई देखकर तमाम लिहाज बालाए ताक रखते हुए, धाड़ा जिस पर वो हिचकियां भरते, उसे देखने लगी थी। अब अपनी ये शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, या फिर मैं कोई सख्त एक्शन लूं। उसे वहीं खड़ा देखकर वो दोबारा चीखा, तो वो डर के मारे मुंह में दुपट्टा डालकर वहां से भाग निकली। अजीब ओवर एक्टिंग की दुकान है। उसे यूं भागते देखकर वो मुंह में बुड़बुड़ाया और अपने बेटे की तरफ मतवज्जा हुआ, जो बाप की आगोश में आते ही काफी हद तक पुरसकून हो चुका था। मगर माँ तो फिर माँ ही होती है ना। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए सोचने लगा, जब अचानक उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। उसने अजियत से अपनी आंखें मूंद ली और खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा, मगर वो चेहरा बार बार उसके सामने तस्वुर में आ रहा था। अरे कान खजूरे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। वो 19-20 साल की लड़की हाथ में वाइपर उठाए 22 साल लड़के के पीछे दौड़ रही थी, जो उसे छेड़ता हुआ जानबूझकर अपने पीछे भगा रहा था। सारा, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया ना, तो आई स्वेयर, मेरी जेब में जितना भी पैसा है वो सारा, नहीं नहीं, सारा नहीं, आधा तुम्हारा। अरे आधा भी ज्यादा है। ऐसा करो कि, वो भी कुछ और कहने ही वाला था कि सारा बीच में टोक गई। मैं सारा लूंगी बेटा, याद रखना। वो पैसों के लालच में आकर उंगली उठाकर बोली, तो अरमुगान मुस्कुराहट दबाता हुआ सर हिला गया। चलो डन, वादा करो, पैसे लेकर मुकरोगी नहीं। वो उससे पक्का वादा लेने लगा, तो सारा ने अपने बालों में झटका देकर कहा, सारा जतोई मुकरती नहीं है। ये कहकर उसने अरमुगान के हाथ पर हाथ रखकर वादा लिया था। आह शुक्र, वो कहता वो पुरसुकून होकर सोफे पर बैठ गया, वरना आज सारा ने उसे तिगने का नाच नचवा दिया था। अब निकालो पैसे। वो उसे पैसों की तरफ आता ना देखकर गुस्से से बोली, तो अरमुगान हल्की सी मुस्कुराहट दे गया। सांस तो लेने दो। अभी भी वही खिसियानी मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्स कर रही थी। शट अप अजीब, पैसे निकालो। अब क्या सारी जिंदगी सांस ही लेते रहोगे? वो कमर पर हाथ टिकाए उससे घूर रही थी, तो अरमुगान भी उससे देखकर घूरने लगा। क्या मतलब सारी जिंदगी? जाहिर है, लूंगा तो जिंदा रहूंगा ना।
اس کی बचकाना बात पर वो भड़क उठा। अबे ओ चुप कर बे, चल जल्दी कर, पैसे निकाल। वो हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहती पैसे मांगने लगी तो अरमू खान इस बात में सर हिलाता अपनी हुडी की जेबों में हाथ डाल गया, जो माशाल्लाह से उसके पूरे फजलो करम से बिल्कुल खाली थी। अपनी हुडी की जेबें खाली देखकर उसे जैसे 40 वोल्ट का करंट लगा। द हेल, वो गुस्से से बस इतना ही बोल पाई। अबे रुक जाओ ना, वो किस्यानी हंसी को मजीद खींच कर लोगों पर सजाता अब की बार ट्राउजर की जेबों में हाथ डाल गया, जहां अल्लाह बुरी नजर से बचाए। एक जेब से 5 रुपए का सिक्का निकला और दूसरी से 50 का नोट। वो दोनों निकाल कर टेबल पर रखता दोबारा अकड़ कर टांग पर टांग चढ़ाए बैठ गया, जबकि सारा मुंह खोले सामने रखे पैसे देख रही थी। अरमुगान, वो बमुश्किल उसका नाम ले पाई तो वो पूरी मुतवज्जा हुआ। यस मेरी जान, उसका लहजा किसी भी शरारत से पाक था। ये भीख दी है तुमने मुझे। उसकी नजरें अभी भी बेयकीनी और हैरत से उन पैसों पर जमी थी, जो कुल मिलाकर 55 रुपए थे। जान, मैंने तो पैसे दिए थे। अगर आपको भीख लग रही है तो भीख समझ लो। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता आंखें मटका कर बोला तो सारा ने एक झटके से उसके लबों में दोनों हाथ डालकर उन्हें बुरी तरह खींचना शुरू कर दिया था। इस कदर बुरी तरह बाल खींचे जाने पर वो बुरी तरह चीखा तो उसकी चीख सुनकर असमारा जतोई दिल पर हाथ रखती वहां पहुंची। कुछ शर्म हया है तुम दोनों में या नहीं? अपनी उम्रें देखो और काम देखो क्या हो रहा है ये। उन दोनों को आपस में गुत्थम गुत्था होते देखकर वो चिल्लाई थी, मगर वो दोनों ने पूरे जोशो खरोश से नजरअंदाज करते हुए लड़ रहे थे। अगर अब तक तुम दोनों अलग ना हुए तो मेरी चप्पल पाँव में ही है, वो उन्हें वार्न करने लगी, मगर दोनों ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। सागर, ये दुनिया हमें अलग होने का कहेगी सागर, मगर तुम मुझसे जुदा मत होना सागर। असमारा जतोई की बात पर अचानक सारा ने अपनी शरारती दिमाग को चलाते हुए बेहद बुरी एक्टिंग करते अरमुगान को मजीद जोर से खींचा। उसकी बात पर कहका लगाती अरमुगान ने भी उसके बाल पकड़कर घुमाते हुए उसकी चीखें निकलवा दी। नहीं करूंगा तुम्हें खुद से जुदा कभी शीला, ऐसे ही पकड़ कर रखूंगा तुम्हें। वो भी उसके अंदाज में बोलता उसके बालों को मजीद जोर से खींचने लगा। शट अप, शीला मत कहो मुझे, प्यारा सा नाम लो। उसके मुंह से शीला सुनते ही वो जोर से चीखी, तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे मतलब? इन दोनों की ओवर एक्टिंग देखते अस्मारा जतोई ने अपने पैर से चप्पल निकालते हुए कहा, मगर वो दोनों आपस में मगर उन्हें हल्का ले रहे थे। मजीद अपने जब्त को टूटता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी तो उन्हें यूं अपनी तरफ आता देखकर वो दोनों चीखते हुए भाग निकले। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ अजमेर, और अब तुम मजीद इनकार नहीं करोगे, बल्कि अपने बच्चे का सोचो कि आखिर कब तक मुलाजमाएं उसे संभालती रहेंगी। वो और जकिया खातून रात का खाना खा रहे थे जब उन्होंने दोबारा यही मौजू छेड़ा, तो उनकी बात पर अजमेर शाह ने अपनी आंखें मींच लीं। मामा, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। आखिर मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता? वो खाना छोड़कर उनकी तरफ देखते हुए बेबसी से बोला, तो उसकी बात सुनकर वो गुस्से में आ गई। तुम्हें नहीं सुननी तो तुम मत सुनो, और जो दिल में आई वही करो, लेकिन मैं अपने पोते के लिए इस घर में माँ जरूर लाऊंगी, क्योंकि तुम्हें शायद उसकी फिक्र नहीं हो, मगर मुझे उसकी बहुत फिक्र है, और वाकई बहुत ज्यादा फिक्र है। ये कहते ही वो अपनी जगह से उठी और अंदर कमरे की तरफ चली गई, जबकि अजमेर वहीं हाथों में सर गिराए बैठा उनकी नाराजगी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर खुद को पुरसकून करने के बाद वो उठा और उनके कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो अब फैसला कर चुका था कि अगर उसकी माँ और बेटी की यही ख्वाहिश है और ज़रूरत है तो फिर वो मज़ीद इनकार नहीं करना चाहता। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। वो अपने सामने बैठी जोया को देखकर उसकी बलाएं लेने लगी, जबकि वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुकाई बैठी थी। चचे जान, एक कप चीनी मिलेगी? इससे पहले कि वो अंदर आकर कुछ मजीद मांगती, सामने बैठे मेहमानों को देखकर वो 2 मिनट के लिए खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो उनसे सलाम करते हुए हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी, तो उसके बेहतरीन इखलाक पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ तुम्हारा नाम क्या है?
उन्होंने मोहब्बत से जवाब देते हुए पूछा। तो वो कमर पर हाथ टिकाकर एक खास अंदाज में खड़ी होगी। दुनिया मुझे सारा जतोई के नाम से जानती है। उसने सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुकते हुए एक अदा से कहा तो पीछे से आते हुए अरबुहान ने जोर से गला खंगारा। नहीं नहीं आंटी, ये वो वाली दुनिया नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि असल में ये घर के लोगों को ही दुनिया बोल रही है, क्योंकि अभी उसने खुद दुनिया देखी ही कहा है। और दुनिया उससे क्या देखेगी? वो पीछे से आकर उसके सारे इंप्रेशन पर पानी फेरता और कहका लगाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि सारा पीछे मुठियां भींचे अपना गुस्सा जब्त करने लगी। सारा बेटा, तुम यहाँ क्या करने आई थी? सब खैरियत तो है? उसे वहीं खड़ा देखकर फरहाना जतोई लबों पर मस्तूई मुस्कुराहट सजाए पूछने लगी, जिस पर सारा ने हैरत से अपनी आंखें फैला ली। क्या वाकई आप मुझसे मुखातिब हैं? वो ताली बजाने के अंदाज में हाथ पर हाथ मारती हुई उनकी तरफ बढ़ी, जबकि जोया को उसकी वहां मौजूदगी सख्त बुरी लग रही थी। तुम यहाँ से जाओ, क्या देख नहीं रही कि मेहमान आए हुए हैं? इसलिए बाद में आना। जोया उसके रोशन चेहरे को देखकर हसद भरे लहजे में बोली, तो सारा मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी। हाँ हाँ, जा रही हूँ जोया। आप ही वैसे भी मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हैं। और आंटी, आप कभी हमारे घर भी आइएगा ना? वो जाते जाते उन्हें दावत दे गई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। जरूर बेटा, मैं कुछ ही वक्त तक तुम्हारे घर भी आऊंगी। वो तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी। क्या वाकई? सारा ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो उन्होंने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ओह यस, ठीक है आंटी, मैं इंतजार करूंगी। और हाँ चची जान, प्लीज वो चीनी तो दे दे। वो ये कहते हुए बेध्यानी में जाने लगी थी कि चीनी की याद आते ही दोबारा उनकी तरफ मुड़ी। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेहमान बैठे हैं और तुम उनके सामने ही चीनी मांग रही हो? जब जोया से मजीद बर्दाश्त न हुआ, वो फट पड़ी, मगर उसके लहजे की सख्ती ने जकिया खातून को खासा मायूस किया। अरे तो इसमें क्या हो गया? मेहमान भी तो इंसान ही हैं, और उनके घर में भी कभी कुछ कम पड़ जाता होगा, तो वो भी किसी हमसाये से मांगते ही होंगे ना? सारा ने मासूमियत से उनसे पूछा, तो जकिया खातून अपने बेटे की सख्त और संजीदा तबीयत को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दिया। उन्हें सारा की बात पर यूं हाँ में हाँ मिलाते देखकर जोया का गुस्से से बुरा हाल था, जबकि जकिया खातून की नजरें दूर तक सारा का पीछा करती रहीं। कितनी प्यारी बच्ची थी वो। अगर मैंने फरहाना को जुबान न दी होती तो मैं उसी का रिश्ता मांग लेती। या खुदाया, मैंने जल्दबाजी में एक हीरा खो दिया। वो रात के खाने पर अजमीर को दिन भर की रोदात सुना रही थी। अजमीर भी अब मुतजस्सिस हो रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने चंद ही मिनट में उसकी माँ को इतना मुतासिर कर दिया था। जैसे ही उन्होंने दोबारा तारीफ के लिए मुंह खोला, अजमीर ने उसे टोकते हुए कहा, मम्मा बस कीजिए, अब जो होना था हो गया। उसके इस तरह रोकने पर वो उसे घूर कर रह गई थी। अचानक जोया का निकाह, भाभी खैर तो है? फरहाना चतोई जब जोया के निकाह की दावत देने आई, तो असमारा चतोई की हैरत पर बिगड़ गई। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, क्यों असमारा, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरी बेटी का रिश्ता पहले आ गया? फरहाना समझती थी कि जैसे वो दूसरों से हसद करती हैं, दुनिया भी वैसी ही है, मगर उनकी बात असमारा को किसी झटके से कम न लगी। उन्होंने फौरन कहा, अल्लाह माफ करे भाभी, ऐसी बात नहीं है, मेरी सारा तो अभी बहुत छोटी है। असमारा ने बात वहीं खत्म कर दी, मगर फरहाना चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्हें मजीद जलाने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ असमारा जोया के रद्द-ए-अमल के बारे में सोचकर परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि जोया किसी की उतरन पसंद नहीं करती, और यहाँ तो मामला उसके होने वाले शोहर का था, जो पहले से शादीशुदा था। जतोई मेंशन में दो खानदान रिहाइश पजीर थे। एक खानदान साकिब जतोई का था, जिनकी अहलिया फरहाना जतोई और इकलौती बेटी जोया जतोई थी। दूसरा खानदान अकील जतोई का था, जिनकी शादी असमारा शाह से हुई थी। उनके दो बच्चे थे, हरमगान जतोई और सारा जतोई। शाह मेंशन में सिर्फ अजमेर शाह का राज था, जहाँ वो अपनी वालिदा और अपनी मरहुमा अहलिया मायरा की यादों के साथ रहता था। 2 साल कबल उसकी शादी मायरा से अपनी माँ की पसंद पर हुई थी, और वो एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। मगर अजहान की पैदाइश मायरा की जिंदगी का
आखिरी मोड़ थी और वो एक नई जान को जन्म देते हुए खुद इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। इस हादसे के बाद से अजमेर शाह बिल्कुल खामोश और संजीदा होकर रह गया था। हालांकि वो पहले भी कम को था, मगर माया के साथ उसका ताल्लुक बहुत गहरा और ख्याल रखने वाला था। आज अजमेर शाह का निकाह था और तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही थी। वो ये रिश्ता नहीं करना चाहता था, मगर अपने बेटे की खातिर उसने उस मजबूरी को कबूल कर लिया था। बाहर हर तरफ दुल्हन को लाने का शोर मचा था, लेकिन जब फरहाना जतोई मुस्कुराती हुई सोया के कमरे में पहुंची, तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए थे। कमरा खाली था। उन्होंने वॉशरूम, स्टोर और घर का कोना कोना छान मारा, मगर जोया का कहीं निशान न था। वो वहां होती तो मिलती, वो तो जा चुकी थी। फरहाना जतोई सदमे से निढाल होकर गिरने ही वाली थी कि अस्मारा जतोई ने उन्हें सहारा दिया। फरहाना ने हामती हुई आवाज में बताया कि जोया गायब है, जिस पर अस्मारा भी सकते में आ गई थी। हालात की संगीनी देखकर सातिब जतोई ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए और बेटी की इस हरकत पर शर्मिंदा होते हुए माफी मांगी। मगर अजमेर की वालिदा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि माफी मसले का हल नहीं है। बारात का खाली हाथ लौटना दोनों खानदानों की रुसवाई का बायस बनेगा। उन्होंने फौरन सारा का रिश्ता मांग लिया। असमारा जतोई ने अपनी बेटी की कम उम्री का हवाला देकर रोकना चाहा, मगर अकील जतोई ने खानदानी साख बचाने की खातिर रजामंदी दे दी। यूं चंद ही लम्हों में सारा अकील जतोई सारा अजमेर शाह बनकर एक नए बंधन में बन गई थी। यार मम्मा, ये कैसी शादी है? ना कोई लहंगा, ना मेकअप और ना ही ज्वेलरी। ये सब क्या है? सारा की बातें सुनकर अस्मारा जतोई हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। वो समझ रही थी कि सारा रोएगी, लेकिन वो तो उल्टा इस सूरत हाल को एंजॉय कर रही थी। अस्मारा को लगा शायद वो शादी का मतलब नहीं जानती, इसलिए उन्होंने तस्दीक चाही। सारा, अब तुम हमारे घर नहीं रहोगी, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है? सारा ने बालों का स्टाइल दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, जाहिर है मामा, अब मैं शोहर के घर रहूंगी। जिसे वो बच्ची समझ रही थी, वो तो उनसे भी ज्यादा समझदार निकली। रुखसती के वक्त सबसे मिलने के बाद सारा अपने भाई अरमुगान की तरफ आई, जो खुद भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कन खजूरे, देख मेरी शादी होगी। वो पुरजोश अंदाज में उसके गले लगकर बोली। पास खड़े अजमेर को सख्त हैरत हुई। उसे लगा था कि अचानक शादी होने पर वो लड़की रोएगी, मगर वो तो बिल्कुल पुरसकून थी। इसी दौरान अरमुगान ने कहका लगाते हुए मजाक किया, काश जोयापी की जगह अजमेर भाई भाग जाते तो मैं उनसे शादी कर लेता। उसकी बात पर सारा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि अजमेर उन दोनों की छोटी उम्र और अजीब बातों पर हैरान होता हुआ सर झटक कर गाड़ी में जा बैठा। ताहम हंसी मजाक के अगले ही लम्हे सारा ने जब अरमुगान के माथे पर बोसा दिया, तो वो अपनी नम आंखों को छुपा न सकी। अपने माथे पर बहन के लब महसूस करके अरमुगान का दिल भी जैसे मुट्ठी में आ गया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर बेसाख्ता रो दिए। वो बचपन के साथी थे, जिन्होंने कभी बाहर दोस्त नहीं बनाए थे, क्योंकि वे एक दूसरे के बेहतरीन पार्टनर्स थे, हर जगह साथ रहने वाले। इन दोनों बहन भाइयों के लिए अब ये जुदाई उनके दिलों को वीरान कर रही थी। शाह मेंशन पहुंचते ही वो सबसे पहले गाड़ी से उतरी। उसे यूं खुद ही उतरते देखकर अजमेर एक बार फिर चौंक गया। उफ, अल्लाह, दम घुट रहा है मेरा। आंटी, यहाँ बाइक नहीं है। वो नीचे कदम रखते ही बोलना शुरू होगी और उसकी भी ये साख्ता अदा सकिया खातून को भागी। नहीं, तुम ले आती जहेज में। अजमेर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वो दो लम्हे को रुकी, फिर फौरन बोली, जहेज बनाने का वक्त ही कब दिया है आपने? और साथ ही एक अदा से अपने बाल झटक दिए। उसके हाजिर जवाबी पर जकिया शाह बेख्तियार कहका लगा उठी, ममा, आप मेरी ममा हैं। अजमेर उनके हंसने पर झंझुला उठा, जबकि सारा मुस्कुराहट जब्त करती अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके एतमाद को देखकर वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कुछ भी कर सकती है, सकिया खातून ने हंसते हुए कहा। कुछ देर तक उसकी जाती हुई पुश्त को देखती रही। यार, बच्चे के लिए शादी करो का कहा था, आपने तो बच्ची से ही शादी करवा दी। क्या लगता है ये इसे संभाल पाएगी? अजमीर ने सर झटकते हुए पूछा। उन्होंने फौरन हाँ में सर हिलाया। ऑफ कोर्स, मैंने कहा है ना, वो कुछ भी कर सकती है। यार मम्मा,
लग रहा है जैसे बच्ची गोद ले ली हो। बीवी तो कहीं से लग ही नहीं रही। हरकतें देखी हैं उसकी, एक आंसू नहीं बहाया। कोई आम लड़की होती तो अचानक शादी पर अब तक बेहोश हो चुकी होती। वो अपने दिल की सारी भड़ास निकालता रहा, जबकि वो खामोशी से सुनती रही। वो आम नहीं है, सबसे अलग है, और यही बात मुझे उसकी पसंद है। अगर तुम्हें मसला है तो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर अलग घर बना लो। उन्होंने उसे साफ साफ मशवरा दिया और उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। अजमेर वहीं खड़ा रह गया। उसे अपनी आने वाली जिंदगी खासी खतरनाक महसूस हो रही थी। उसकी माँ तो साफ उसके खिलाफ जा चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अलग घर बनाने का मशवरा भी दे दिया था। जादूगरनी है ये लड़की, वाकई आम नहीं, जादूगरनी है, उसने दिल ही दिल में बुड़बुड़ाते हुए कहा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो अभी अभी वॉशरूम से निकला था और उसे अपने बेड पर लेटने की तैयारी करते देखकर बेसाख्ता पूछ बैठा। डांस करने लगी हूँ, करेंगे? वो जले कटे अंदाज में बोली। उसका लहजा पहले की निस्बत काफी बिगड़ा हुआ था। शट अप, सीधा जवाब दो, वो झुंझुलाकर बोला। मगर इसी लम्हे उसकी नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। पहले उसने उसे इस तरह देखा नहीं था, पर अब देखता तो दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। सीधा ही दे रही हूँ, मुझे सोना है, उसने खफकी भरे लहजे में जवाब दिया। वो उसके लहजे को समझने की कोशिश में उलझ गया। अभी तो वो ठीक थी, फिर अचानक ये नाराजगी क्यों? कुछ हुआ है तुम्हें? आखिरकार वो खुद को रोके बगैर पूछ बैठा। वो जो बिस्तर लगा रही थी, उसके सवाल पर फौरन उसके सामने आकर धप से बैठ गई। और नहीं तो क्या, जैसे वो इसी सवाल का इंतजार कर रही हो। उसके यूं सामने बैठने पर अजमीर बेख्तियार थोड़ा सा पीछे हट गया। खुदा बचाए मुझे इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। वो उसे देखकर बेसाख्ता शेर गुनगुना उठा, मगर सारा ने उसे संजीदा नहीं लिया। पता है क्या हुआ है? वो उसके मजीद करीब आते हुए बोली, और वो उसकी कुर्बत से खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। बताओ क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। आपका बेबी है ना, दूसरे रूम में। मैं उसे उठाने लगी तो उसकी नौकरानी ने मुझे उठाने नहीं दिया, कहती वो सो रहा है, कल आना। वो झूठ फूट के आंसू लाते हुए बोली। वो हैरत से उसे देखने लगा। शायद वो पहली लड़की थी जो अपने शोहर के बच्चे को गोद में लेने के लिए इतनी बेताब थी। हम्म तो सोया होगा इसलिए कहा होगा, उसने समझाने की कोशिश की, मगर वो मजीद मुंह फुला गई। चले ना, उससे मिलने चलते हैं। वो अचानक उसके ऊपर आकर लेट गई, सर उसके सीने पर टका दिया और बाजू उसकी कमर के गिर्द रख दिए। वो सीधा बैठा था, बेड के साथ टेक लगाए, उसके इस अमल पर साकित रह गया। ये क्या कर रही हो? वो बौखला गया। ऐसी जरूरत तो कभी माया ने भी नहीं की थी। क्या कर रही हूँ? वो बिना सिर उठाए मासूमियत से बोली। उसके पास कोई जवाब न था, बस होंठ भींच कर रह गया। उसकी नरमी उसके सीने से टकराकर उसके जज्बात को बेकाबू कर रही थी। सारा प्लीज साइड पर हो जाओ, उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, मगर वो और भी उसके साथ सिमट गई। उसके यूं करीब आते से उसके वजूद में वाजिया तब्दीलियां महसूस होने लगी और वो अपनी ही हालत से घबरा उठा। सारा, हटो पीछे यार, उसे बाजू से पकड़कर अलग करने लगा, मगर वो पूरी ताकत से उसके साथ चिमटी रही। वो समझ रही थी कि वो सिर्फ झुंझुला रहा है, मगर वो नहीं जानती थी कि वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। अचानक खुद पर काबू खोते हुए उसने उसे अपने नीचे कर लिया और उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी इस हरकत पर सारा की सारी शरारत जैसे खत्म हो गई। वो हैरत से उसे देख रही थी, जबकि वो उसके होंठों को बेकाबू होकर थामते हुए बोला। वो मज़ाहमत करने लगी, उसकी कमर पर हाथ मारती रही, मगर वो जैसे रुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने उसके कंधे में नाखून गाड़ दिए। तब वो झटके से पीछे हटा। क्या मसला है? उसने गुस्से से कहा। छोड़े मुझे, क्या मसला है आपको? वो भी इतने ही गुस्से में बोली। छोड़ रहा हूँ, मगर अब अगर मेरे करीब आई तो अच्छा नहीं होगा। वो आखिरी बार उसके लबों को छूता, उसकी गर्दन के करीब झुकता, फिर फौरन उठकर बालकोनी की तरफ चला गया। वो कुछ लम्हे वहीं साकित रही, समझ ही ना सकी कि ये सब क्या था। कभी वो अच्छा लगता, कभी बुरा लगता, कभी परेशान, कभी गुस्से में। वो ग्लास वाल की तरफ देखती रही, फिर बेचैन होकर उसके पीछे चल पड़ी।
ابھی وہ بالکونی میں قدم رکھنے ہی والی تھی کہ ازمیر کی آواز نے اسے روک دیا۔ اگر ایک بھی قدم اندر رکھا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سارا جتوئی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا ہوا بولا۔ وہ اس کی دھمکی سن کر منہ بنا کر واپس اندر چلی گئی، جبکہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سگریٹ کا زہر خود میں اتارتا رہا۔ آنٹی، یہ رات کو سگریٹ پی رہے تھے؟ میں انہیں روکنے کے لیے جانے لگی تو کہہ رہے تھے کہ اگر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے جب سارا نے معصومیت سے اس کی شکایت لگا دی۔ ازمیر شاہ جوس پی رہا تھا کہ اچانک اسے زور کا جھونکا لگا۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتا بے یقینی سے سارا کی طرف دیکھنے لگا۔ شٹ دا ہیل اپ، وہ آہستہ مگر غصے بھرے لہجے میں بولا، جبکہ سارا مزے سے آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ معصوم بن کر پوچھنے لگی، جس پر وہ دانت پیست کر رہ گیا۔ روم میں آ کر میرا دوسرا ڈریس نکال کر دو، یہ نہیں پہننا مجھے۔ وہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے اٹھانا چاہتا تھا۔ رکھا ہوا ہے، خود ہی پہن لے، وہ بے نیازی سے ناشتہ کرتے ہوئے جواب دے گئی۔ اس کے صاف جواب پر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، جو بمشکل مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے خود ہی انہیں تنہا چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ ارے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سارا گھبرا کر بولی۔ اذہان کو دیکھنے جا رہی ہوں، تم ناشتہ کرو۔ وہ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ ان کے جانے جاتے ہی ازمیر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور سارا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم مما کو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سارا نے حلق میں پھنسا نوالا نکلا اور معصوم سی شکل بنا کر بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ ہوں، سگریٹ پیتا ہوں میں، یہی بتا رہی تھی نا، وہ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کیا چاہتی ہوں؟ چھوڑ دوں؟ وہ اسی انداز میں پوچھتا رہا اور وہ پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ اوکے، چھوڑ دوں گا، ابھی آفس جا رہا ہوں اور خبردار، اب اگر ماما کو کچھ بتایا تو ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، بعد میں نہیں چھوڑوں گا، وہ ہلکی سی دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً فرمانبرداری سے سر ہلا گئی۔ اس کی یہ سادگی دیکھ کر وہ خود بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ گڈ، اب آؤ، اچھی بیویوں کی طرح رخصت کرو مجھے۔ وہ اسے ساتھ لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی، اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اچانک وہ مڑا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس اچانک حرکت پر بوکھلا گئی، جبکہ وہ کچھ لمحوں بعد آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اوپن یور آئیز، اس نے حکم دیا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ناؤ کس ہیئر، وہ اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نو، وہ فوراً انکار کر گئی۔ کر رہی ہو یا پھر میں کرواؤں، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ مانگ کر پیار لیا تو کیا لیا، وہ آخری کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہمیں ایسا بھی قبول ہے، ناؤ کس میں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ آخر کار وہ ہار مان کر تھوڑی سی اوپر ہوئی، جبکہ وہ خود جھک کر اس کی کمر تھامتے اسے سہارا دینے لگا۔ گڈ، اذہان کا دھیان رکھنا، اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپا کر وہاں سے بوسہ دیتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پیچھے کھڑی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرتی رہی اور اسے اللہ کی امان میں دے دیا۔ کیسے ہو کن کھجورے، اور باقی سب کیسے ہیں؟ وہ کمرے میں اذہان کے ساتھ مصروف تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے ارمغان کی آمد کی خبر دی۔ وہ احتیاط سے اذہان کو اٹھائے نیچے آئے اور جیسے ہی ارمغان کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ پوری اماں لگ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا، مگر دل ہی دل میں اس نے اس کی نظر بھی اتاری۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی اور اس کے چہرے کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ وہ یہاں کتنی خوش ہے۔ شٹ اپ، تم لگ رہے ہو گے ابا، وہ خفگی سے بولی، جس پر وہ مزید ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ سارا اذہان کو صوفے پر کشنز کے سہارے لٹا چکی تھی۔ کیا لینے آئے ہو؟ اور تمیز نہیں ہے، بہن کے گھر آ رہے ہو، کچھ کھانے پینے کو لے کر آتے، وہ اسے جھاڑنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرواتے ہوئے بولا، ایسی خبر لایا ہوں تمہارے لیے کہ بس۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اذہان جیسے اس کے ذہن سے نکل ہی گیا۔ سویا آپ بھی واپس آ گئی ہیں؟ ارمغان نے جیسے ہی بتایا وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ واقعی؟ کہاں سے ملی؟ کہاں تھی وہ؟
वो एक साथ कई सवाल कर गई। आहिस्ता बोलो, वो उसे टोकते हुए बोला। फिर तफसील से बताने लगा। वो गली वाला अयास उसके साथ गई थी। उसके साथ चक्कर था ना, उसने अगवा कर लिया था। आज पुलिस ने छापा मारा तो वहां से मिली। वो सब सुनते हुए बेयकीन होती जा रही थी। ताया अब्बू ने क्या कहा? उससे सबसे ज्यादा फिक्र उन्हीं की थी। उन्होंने तो जान से मारने की कोशिश की। बाबा उन्हें हमारे घर ले आए हैं। ममा ने कहा है तुम्हें ले आऊं। उसने सारा हाल भी बता दिया और अपने आने का मकसद भी। सारा कुछ लम्हे सोच में पड़ गई, फिर बोली, अच्छा अभी तुम जाओ, मैं रात को अजमीर के साथ आऊंगी। अरमुगान ने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और इस बेबी का भी, और इसे भी साथ लाना। वो उसे गले लगाकर माथे पर बोसा देता। अजहान को भी प्यार करता वहां से निकल गया। वो भी उसे रुखसत करने बाहर आई और अजहान को दोबारा सोफे पर ही लटा दिया, बगैर ये जाने कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अभी वो अरमुगान को रुखसत करके पलटी ही थी कि अजमीर की गाड़ी अंदर आती नजर हुई। और शट, काश अरमुगान को 5 मिनट और रोक लेती। वो माथे पर हाथ मार कर बोली। अचानक अंदर से अजहान के रोने की तेज आवाजें गूंज रही थीं। वो एकदम भागती हुई अंदाज में अंदर आई और इसी लम्हे अजमीर भी गाड़ी से निकलकर तेजी से अंदर की तरफ दौड़ा। दोनों हाँफते हुए कमरे में पहुंचे, जहां अजान जमीन पर गिरा रो रहा था। अजहान! दोनों एक साथ चीख उठे। सारा आगे बढ़ी कि उसे उठाए, मगर अजमीर ने एक झटके से बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और उसे पीछे धकेल दिया। हाथ मत लगाना मेरे बेटे को, वो वहशत ज़दा आंखों से उसे देखते हुए बोला। वो खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। घर में इस वक्त जकिया शाह मौजूद नहीं थी और मुलाजिम सब अपने क्वार्टर्स में थे। श्श, मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, बाबा आ गए हैं ना। वो अजहान को सीने से लगाकर तसल्ली देता रहा, मगर बच्चे का रोना बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पकड़ा दें प्लीज, मैं चुप करवा दूंगी, वो बेकरारी से बोली, मगर उसने तेज नजरों से उसे खामोश रहने का इशारा किया। आवाज ना आए तुम्हारी, वो गुस्से से बोला। बच्चे को लेकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वो दूर खड़ी रोती हुई उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद भी जब अजहान का रोना न थमा, तो बेबसी से अजमेर की आंखों में भी नमी उतर आई। आई स्वेयर, एक बार दे दे मुझे, वो नहीं रोएगा मेरे पास, अगर रोया तो आप ले लीजिएगा। वो लरसती आवाज में इल्तिजा कर रही थी। उसे कमजोर पड़ते देखकर सारा ने एक फिर मिन्नत की थी, तो अजहान की बेकरारी देखकर अजमेर मजीद बर्दाश्त न कर सका और बच्चा उसके हवाले कर दिया। सारा की आगोश में जाते ही वो छोटा सा जानवर सारा की आगोश में जाते ही वो छोटा सा बच्चा फौरन खामोश हो गया और टिक टिकी बांधे उसे देखने लगा। बेटे को यूं पुरसुकून देखकर सारा रोते हुए हंस पड़ी और माँ की मुस्कुराहट देखकर वो नन्हा फरिश्ता भी खिलखिला उठा। ये मंजर देखकर अजमीर की आंखों में बेयकीनी उतर आई। वो बच्चा जो उसके पास गला फाड़ कर रो रहा था, इस लापरवाह लड़की की गोद में जाते ही न सिर्फ खामोश हो गया, बल्कि कह के लगा रहा था। अजमीर हैरत से इस टिचकू को देख रहा था, जबकि अजहान अब सारा के करीब होते हुए भूख की शिद्दत से कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। सारा तो इस मासूम हरकत को ना समझ सकी, मगर अजमीर ने यह भांप लिया था। उसने सारा को कमरे में जाने का कहा और खुद किचन से फीडर तैयार करवा लाया, जिसे उसने बड़ी महारत से अपने पीछे छुपा रखा था। जब अजमेर कमरे में दाखिल हुआ तो अजहान हल्का हल्का रो रहा था और सारा उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिशों में हलकान हो रही थी। भूख लगी है मेरे बेटे को, फीड करवाओ उसे, अजमेर ने गुस्से और सख्त लहजे में कहा, जिस पर सारा का दिल सहम कर रह गया। वो कभी उससे इस लहजे में बात नहीं करता था, मगर आज वो बहुत ज्यादा रूड लग रहा था। सारा ने बेयकीनी से उसे देखा तो वो दोबारा गोया हुआ। मैंने कहा इसे फीड करवाओ। यह सुनकर सारा का पूरा चेहरा शर्म से लाल भभूका हो गया। आपको शर्म नहीं आती? उसने मुसलसल खुद पर जमी अजमेर की नजरें देखकर लड़खड़ाती आवाज में कहा। अजमेर ने तंजिया जवाब दिया, बीवी से कैसी शर्म, करवा रही हो या मैं मदद करूं? सारा अब वाकई रोने वाली हो गई थी। मैं कैसे? वो परेशान थी कि वो भला उसे कैसे फीड करवा सकती है। अजमेर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, क्या मतलब कैसे, हाथों से? वो सारा के क्यूट तासुरात देखकर अपना सारा गुस्सा भूल चुका था।
मगर उसे इतनी जल्दी माफ़ करने का उसका कोई इरादा नहीं था। मेरा मतलब कैसे फ़ीड? सारा को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी उलझन कैसे बयान करे। क्या तुम मेरे बेटे को एक फ़ीड भी नहीं करवा सकती? तो फिर यहाँ किस लिए हो? अजमेर की दरिश्तगी पर वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर अजमेर का लहजा थोड़ा नरम हुआ। साइड टेबल पर फीडर पड़ा है, उसे उठाओ और फीड करवाओ। इसमें क्या मुश्किल है? ये सुनकर सारा ने झटके से सर उठाया और बेसाख्ता पूछा, ये वाला फीडर? अजमेर का जी चाहा कि जोरदार कहका लगाए, मगर वो सब कर गया। तुम कौन सा समझी थी? उसने शरारत भरी नजरों से पूछा। सारा ने उसके तासुरात देखे बगैर फौरन अपने दहकते गालों पर हाथ रखा ताकि उनकी सुर्खी छुपा सके। अजमेर ने पूछा, आर यू ओके? सारा ने खुद पर काबू पाते हुए धीमी आवाज में कहा, आई एम फाइन। वो फीडर उठाकर बच्चे के मुंह से लगाते हुए खुद ही को कोसने लगी। तौबा सारा, तुम भी क्या क्या सोचती हो? शर्म कर लो, हर बात उल्टी नहीं होती। अजमेर उसके चेहरे की बदलती रंगत देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था। ये पहली बार था कि सारा उसके काबू में आई थी। उसे जिद करने के लिए अब उसकी दुखती रग अजमेर के हाथ लग चुकी थी, वरना इस लड़की ने तो तब से उसकी नाक में दम कर रखा था। क्या आप मुझसे नाराज हैं? वो बेचैनी से पूछ रही थी, मगर अजमेर जो इस वक्त सोने की तैयारी में मसरूफ था, उसकी बात सुनकर बस एक लम्हे को रुका और फिर उसे नजरअंदाज करता हुआ अपने काम में लग गया। इस बेरुखी पर उसने तड़प कर उसका बाजू थामा और उसे हिलाते हुए दोबारा गोया हुई, मीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या आप वाकई खफा हैं? अजमीर ने खामोशी से अपना बाजू छुड़ाया और बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। उसका ये अंदाज उसे सख्त गिरा गुजरा था। वो गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ उसे देखने लगी। यहाँ आने की इब्तदाई दिनों के बाद से ये उसका मामूल बन चुका था कि वो अजमीर के बाजू पर सर रखकर सोती थी, मगर आज पहली बार वो उससे यूं खिंचा खिंचा सा था और अपना बाजू सर के नीचे दबाए आंखें मूंदे पड़ा था। प्लीज ऐसा तो ना करें। उसका लहजा रूहान सा हो गया, मगर उसकी इस कैफियत के बावजूद अजमेर के तेवर नरम न पड़ सके। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस। अब की बार उसने मोहब्बत भरे अंदाज में अजमेर की दाढ़ी पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू की। मेरे प्यारे मीर। वो अपनी पौरों से उसके पूरे चेहरे को सहलाने लगी, जबकि अजमेर धड़कते दिल के साथ उसके लम्स की तपिश महसूस कर रहा था। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? उसने लाड से उसकी नाक की टिप को छूते हुए पूछा। अजमेर के जब्त के बंधन टूटने को थे, मगर वो अब भी मस्नूई नाराजगी का नाटक जारी रखे हुए था। अच्छा कुछ तो बोलें, चाहे तो मुझे सजा दे लें। उसने अजमेर के माथे पर अपने लब रखते हुए कहा, मगर वो अब भी खामोश रहा। उसकी मुसलसल बेरुखी देखकर वो जैसे हिम्मत हार गई और पीछे हटने लगी, लेकिन इसी लम्हे अजमेर ने फुर्ती से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और पलक झपकते ही उसे अपने हसार में ले लिया। उसकी अचानक इस पेशकदमी ने उसे बौखला कर रख दिया था। कुछ पल की उस कुर्बत के एहसास दिलाने के बाद वो उसकी गर्दन के पास झुका और सरगोशी की। भला ऐसे अधूरा कौन मनाता है? वो खफकी से आंखें घुमाकर बोली, आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे? मुझे लगा शायद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अजमेर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी जान, तुम्हारी उंगलियों का लम्स से मुझे सर से पांव तक फना करने के लिए काफी है। तो फिर तुम्हारी इस कदर मोहब्बत का असर मुझ पर कैसे न होता? उसने शरारत से उसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए पूछा। तो फिर आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? अजमेर ने हंसते हुए उसकी नाक चूमी और एतराफ किया, तुम्हारा इस तरह मुझे मनाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए खामोश रहा। उसने मशकूक नजरों से उसे देखा। क्या आप सच कह रहे हैं? अजमेर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच। उसने अपना सर अजमेर के सीने पर टका दिया और एक बार फिर माजरत की। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। अजमेर ने उससे खामोश करवाते हुए कहा। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था कि मैं तुम पर चिल्लाया। उसने मुस्कुराकर अजमेर के गाल को चूमा और पुरसकून होकर आंखें मूंद ली, जबकि वो भी उसके मासूम चेहरे को तकता हुआ नींद की वादियों में उतर गया। क्या आप इस कहानी के लिए वो सब इस वक्त जतोई मेंशन में मौजूद थे?
سارا کے بے حد اصرار پر اسمیر اسے یہاں صرف ملاقات کے لیے لایا تھا، کیونکہ اس کا دو ٹوک کہنا تھا کہ وہ اسے ایک رات کے لیے بھی خود سے دور نہیں رہنے دے سکتا۔ اس لیے وہ صرف ملنے کا وعدہ کر کے یہاں آئی تھی۔ سامنے ہی زویا جتوئی اپنی ماں کے سر کی مالش کرتے ہوئے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ شاید انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سنبھلتا ہے، حالانکہ کچھ خوش نصیب ٹھوکر سے پہلے ہی راہ راست پا لیتے ہیں۔ بہرحال سارا اس تبدیلی پر خوش تھی کہ زویا کا رویہ بدل چکا تھا۔ اسمارا چتوئی بھی بڑی اپنائیت سے محو گفتگو تھی۔ جیسے ہی سارا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اسمارا جتوئی اسے دیکھ کر خوشی سے پکار اٹھی، میری شیرنی آ گئی ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ پھر ان کی نظر اذان شاہ پر پڑی تو بولی، ماں قربان صاحب، میرا لاڈلا پوتا بھی آیا ہے۔ سارا نے بچہ انہیں تھمایا اور زویا کی طرف بڑھی، جس نے اسے سینے سے لگا کر محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ زویا کے لہجے میں ندامت تھی، میں نے سب سے معافی مانگ لی، بس تم رہ گئی ہو، مجھے میری ہر غلطی کی معاف کر دو۔ سارا اس اچانک معذرت پر ٹھٹک سی گئی تھی اور محبت سے بولی، ارے آپی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ بڑی بہنیں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسمیر نے جب اپنی بیوی کی یہ سمجھداری بھری بات سنی تو اس کی نظروں میں ستائش ابھر آئی تھی۔ وہ عمر میں چھوٹی ضرور تھی، مگر حالات کو سنبھالنا خوب جانتی تھی۔ صبح سے رات ڈھل چکی تھی اور جتوئی مینشن کہکو سے گونجتا رہا۔ رات کے 9 بجے اسمیر نے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اسمارا ستوئی یہ سن کر حیران ہوئی، لیکن بیٹے، یہ تو یہاں 1 2 دن رکنے کے لیے آئی تھی نا؟ انہیں لگا شاید اسمیر بھول گیا ہے، مگر وہ صاف کوئی سے مکر گیا۔ رہنے؟ وہ بھی 2 دن؟ جی نہیں، ایسا تو کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ سارا نے صورتحال بھانپتے ہوئے لب بھینچ لی اور بات سنبھالی، ماما یہ مذاق کر رہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے اسمیر کو وہیں چھوڑ کر اٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ اسمیر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اسے لگا سارا نے اسے دھوکے سے یہاں لا کر پھنسا دیا ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے لہو رنگ ہو رہی تھی اور دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سارا کے بغیر نہیں رہ سکتا تو کیا سارا اس کے جذبات کا اتنا بھی لحاظ نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ بوجھل قدموں سے اٹھا اور اس سے ملنے کے بعد سارا کی طرف مڑا۔ اذان یہاں رہے گا یا میں لے جاؤں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سارا نے اس کی سرخ آنکھوں میں چھپا غصہ دیکھا تو سہم کر بولی، اسے میرے پاس ہی رہنے دیں۔ اسمیر نے خاموشی سے سر جھکایا اور بچے کا ماتھا چومنے کے لیے نیچے جھکا۔ سارا کے دل میں ایک پل کو یہ خواہش تڑپی کہ کاش اسمیر سب کے سامنے اسے بھی اسی طرح اہمیت دے کر رخصت کرے۔ اس کی خاموش دعا جیسے قبول ہوگی۔ اگلے ہی لمحے اسمیر نے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اپنائیت سے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی اور وہاں سے نکل گیا۔ باقی سب یہ خوبصورت منظر دیکھ کر مسکرانے لگے، مگر زویا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ کاش اس نے غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج سارا کی جگہ وہ اس قدر معتبر ہوتی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر سارا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کا دل بے چینی سے بھر گیا تھا اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اسمیر کو ناراض کر کے شاید اس سے بہت زیادہ دکھ دے آئی ہے۔ اپنی اس نادانی پر اسے خود پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل چاہت دھاڑے مار مار کر رو دے۔ جب ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور خود پر اختیار نہ رہا تو روز نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کال ملا دی۔ دوسری طرف ازمیر بھی شاید اسی لمحے کا منتظر بے چین بیٹھا تھا، کیونکہ بیل مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ہیلو سارا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اذان کیسا ہے، تم ٹھیک ہو؟ ازمیر کے لہجے میں چھپی اس بے پناہ فکر نے سارا کے ضبط کے تمام بند توڑ دیے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارا کو اس طرح روتا دیکھ کر ازمیر تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنا سگریٹ پیروں تلے مسلا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ اسے ہر صورت اپنی جان تک پہنچنا تھا۔ آپ آ جائیں میر، پلیز آ جائیں، وہ ہچکیوں کے درمیان اس سے پکار رہی تھی، جبکہ ازمیر اسے تسلی دیتے ہوئے پچکارنے لگا، شش، چپ میرا بچہ، میں ابھی آ رہا ہوں، تم بس پریشان مت ہو کہ سارا نے روتے ہوئے سر ہلایا اور کال بند کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ازمیر بالکونی کے راستے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سامنے دیکھتے ہی سارا بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی،
जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। अजमेर ने उससे खुद में भींच लिया और नरमी से पूछा, क्या हुआ मेरी जान को? मेरी तरफ देखो, क्या किसी ने कुछ कहा है? सारा ने नफी में सर हिलाया तो वो उलझ गया। तो फिर ये आंसू क्यों? सारा ने उसके गले लगते हुए मासूमियत से एतराफ़ किया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। यह सुनकर अजमेर के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। वो उससे नाराज़ ज़रूर था, मगर सारा के इन आंसुओं ने उसकी तमाम खफगी को एक लम्हे में पिघला कर रख दिया था। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर लड़ाई के दौरान कोई एक फरीक रो पड़े, तो दूसरे को चाहे कि तमाम गिले शिकवे भूल कर उसे गले लगा ले। और अजमेर ने वही किया। अच्छा, अब तो आ गया हूं ना, अपने बेबी के पास। अब तो चुप हो जाओ, उसके बाल सहलाते हुए बोला। तो सारा ने सू सू करते हुए उसकी तरफ देखा और अपना हतमी फैसला सुनाया। अब मुझे प्यार करें और सुन लें, मैं आइंदा कभी आपसे दूर नहीं रहूंगी। हम कल ही वापस घर जाएंगे। अजमेर ने एक गहरा सांस लिया और आसमान की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। अगर सारा यहाँ न रुकती तो शायद उसे कभी अंदाजा न होता कि उसकी बीवी उससे किस कदर वालेहाना मोहब्बत करती है, और ना ही सारा को अपनी इस वाबस्तगी का एहसास होता। कुछ करे ना, सारा ने उसे खामोश देखकर लाड से कहा। उसे लगा शायद अजमेर अब भी नाराज है, मगर अजमेर जो उसे कब से माफ कर चुका था, अब मजीद खुद पर काबू न रख सका। उसने सारा को अपनी बाहों में भरा और उसे बिस्तर पर गिराते हुए गुदगुदाने लगा। सारा के खिलखिलाते कहकों के दरमियान अजमेर ने मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा, जाने अजमेर। और फिर उसे अपनी मोहब्बत के लम्ह से एक अलग ही हसीन दुनिया में ले गया, जहाँ सिर्फ वो दोनों थे और उनकी बेपनाह चाहत। चंद साल बाद, ममा, ये बेबी मुझे घूर रही है। अहसान, जो काफी देर से एक साला एजल के ऊपर झुका हुआ था, उसकी मुसलसल टिकटिकी बांधे देखने पर बुरा मान गया और अपनी माँ से शिकायत करने लगा, जिस पर घर के तमाम अफराद का कहका बुलंद हुआ। सारा ने अपने बेटे की मासूमाना बात पर हंसते हुए उसे समझाया, बेटे, वो तो आपको बहुत प्यार से देख रही हैं। अजहान ने बुरा सा मुंह बनाया और मुतालबा किया, आप मुझे प्यार से देखें। सारा ने अपने बेटे की ख्वाहिश पर अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत समेट कर उसे देखा और उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं प्यार से देखना। इस एजल को देखें, ये तो मुस्कुरा ही नहीं रही। उसके रूहान से अंदाज ने एक बार फिर महफिल में खुशी के रंग भर दिए थे। काफी देर से खामोश बैठे अजमीर ने मौका गनीमत जाना और तंजिया कहा, अच्छी बात है, वैसे भी इस अजान की शक्ल ऐसी नहीं है कि इसे देखकर कोई मुस्कुराए। अजमेर के इस जुमले पर सबने फलक जगाव कहका लगाया। सब बखूबी जानते थे कि अजमेर की इस जले भुने अंदाज की असल वजह क्या है। दरअसल अजहान अजमेर को सारा के करीब भी फटकने नहीं देता था, जिसकी वजह से बाप बेटे के दरमियान रोजाना एक मीठी सी जंग छिड़ती थी, जिसमें जीत हमेशा अजहान की होती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था। अजहान की इस दानिशमंदी पर अक्सर सब उसे दाद देते थे। बाप की बात सुनकर अजहान झुंझुला गया और बोला, प्लीज, ये जलने वाले लोग तो बिल्कुल ना बोलें। उसे गुस्सा इस बात का था कि एक तो एजल उसे देखकर मुस्कुराती नहीं थी और ऊपर से उसका बाप सारा के पीछे पड़ा था। अजमेर ने उसकी तरफ देखकर तंजिया लहजे में अपनाया, भला मैं क्यों चलूंगा, और वो भी इन लोगों से जो भी कदमे जमीन से भी नहीं निकले। जोया और बाकी सब इन दोनों को यूं लड़ते देखकर हैरान हो रहे थे कि बाप बेटा बिल्कुल हम उम्र दुश्मनों की तरह बहस कर रहे हैं। बाकी सब इस नोक झोंक से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे और हंसते हुए तालियां बजा रहे थे, जबकि खानदान के बुजुर्ग इन बच्चों को एक साथ खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और उनकी हमेशा मुस्कुराती जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे।